गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं? आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफ टाइम का टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं। गृह प्रबंध के पेपर के अंतर्गत हम आज समय का व्यवस्थापन क्या होता है और हम इस समय के व्यवस्थापन को कैसे कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। समय सबसे उपयोगी और सीमित साधन है। समय मानव के जीवन का अमूल्य खजाना है। प्रत्येक मनुष्य के पास 24 घंटे होते हैं और उसे उसी सीमित समय में ही कार्य करना होता है। समय व्यवस्थापन का अर्थ यह भी होता है कि हम समय को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमारे पारिवारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। समय की योजना बनाते समय हमें यह निश्चित कर लेते हैं कि एक निश्चित और विशिष्ट समय में हमें कौन कौन सा कार्य करना होता है। और कभी कभी ऐसा कार्य भी सामने आ जाता है जिसकी कि हम आशा नहीं करते, परंतु हमें ऐसे समय में समय और कार्य की प्रमुखता और महत्ता देखकर ही हम उसकी व्यवस्था करते हैं। अब जैसे गृहिणी है, गृहिणी को प्रातःकाल में दिन भर के कार्यों की योजना को बना लेना चाहिए। कार्यों के अनुसार समय को बांट लेना चाहिए। परिवार के जितने भी सदस्यों को कार्य और समय को ध्यान में रखकर ही यह व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम इसी कड़ी में देखते हैं, आगे हम बात करते हैं कि समय का व्यवस्थापन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ जो टाइम है उसके कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। समय के व्यवस्थापन करते समय कुछ साधनों को ध्यान में रखना अत्यंत ही आवश्यक होता है और समय का सदुपयोग करने के लिए हमें इन साधनों को ध्यान में रखना है, अपनाना पड़ता है। तो इसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले आता है समय का महत्व अथवा मूल्य यानी कि टाइम कॉस्ट। समय का महत्व, समय का महत्व जैसे कि देखिए, कुछ विद्वान ने क्या क्या कहा है, क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो तो व्यर्थ समय नष्ट मत करो। क्यों? क्योंकि समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिससे कि जीवन का निर्माण हुआ है। अर्थात समय का महत्व जीवन में बहुत है। समय क्या है? एक सीमित साधन है। मतलब दिन भर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं और उसे इसने 24 घंटों में ही अपने महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो करने पड़ते हैं। उस 24 घंटे में परिवार के सभी क्रियाओं को संपन्न किया जाने के लिए और उसमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस 24 घंटे को बांटना पड़ता है। समय का संतुलन कार्य यानी कि वर्क, रेस्ट और स्लीप भी बैलेंस होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति कार्य भी करे, उसे प्रॉपर रेस्ट भी मिले और उसे प्रॉपर नींद भी मिले। अब अगर हम बात करते हैं कि जो समय का जो महत्व जो है उसमें हम कुछ वैज्ञानिकों ने सामान्य निष्कर्ष इसके संबंध में निकाले हैं। देखिए, जैसे भोजन संबंधी क्रियाओं पर गृहस्थी की क्रियाओं के अन्य किसी भी समूह की अपेक्षा लगभग दुगना समय व्यय होता है। भोजन में गृहिणी हर वक्त बिजी रहती है, सुबह भी बनाती है, दोपहर में भी, रात में भी, तो उसमें उसका जो समय है वो अधिक लगता है। समय व्यय करने से पूर्व हमें उसकी क्या करनी चाहिए? प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का समय विभिन्न कार्यों के मूल्यों के आधार पर निर्धारित होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को कौन सी वैल्यू देनी है और हमें क्या करना है। गृहिणी को चाहिए कि वह समय का अधिक से अधिक उपयोग करे। तो एक तो ये साधन था समय व्यवस्थापन के साधन में समय का महत्व अथवा मूल्य। अब देखिए, दूसरा आता है समय का मानक यानी कि टाइम नॉर्म्स। टाइम नॉर्म्स क्या है कि गृहिणी को उचित समय प्रबंधन के लिए विभिन्न क्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के समय मानक बना लेने चाहिए।
समय मानक अर्थात वह समय जो एक क्रिया को पूरा करने में लगता है, समय मानक कहलाता है। जैसे एक कमरे की अच्छी तरीके से झाड़ू लगने में 5 मिनट, गंदे वस्त्र पैंट कमीज धोने में 3 मिनट लगते हैं। इस तरह मानक से गृहिणी को ज्ञात हो जाता है कि वह समय को व्यर्थ नहीं गंवा रही। यदि आवश्यकता से अधिक समय लग रहा है तो उसके कार्य करने का ढंग सही नहीं है और उसे कार्य करने के ढंग को परिवर्तित करना चाहिए। समय मानक से समय का अपव्यय रोका जा सकता है। अतः गृह प्रबंधक को चाहिए कि विभिन्न कार्यों के समय मानक बना लें ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को संपन्न किया जा सके। समय मानक की तरह अवकाश के भी मानक होते हैं, यानी कि कार्य करने के बाद गृहिणी को कितने समय का अवकाश लेना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर रहने वाली जो गृहिणी होती है उसके अवकाश का जो तरीका होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे गांव और शहर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर की गृहिणियों के अवकाश बिताने का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न होता है। यहाँ मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे जो गृहिणी उच्च स्तर की होती है, जो नौकरों से कार्य करवाती है, वे अपने अवकाश का समय कैसे करती है? टीवी देखकर, किताबें पढ़कर व्यतीत करेगी। निम्न स्तर की स्वयं सब कार्य करने वाली लेटकर अवकाश का समय व्यतीत करेगी। इसी तरीके से एक घर में रहने वाली जो या एक नौकरी करने वाली गृहिणी के अवकाश का जो तरीका है, ढंग है, वो भी अलग अलग होता है। तीसरा आता है समय का संतुलन। प्रत्येक कार्य में समय का संतुलन अति आवश्यक होता है। समय का संतुलन मुख्य रूप से 3 बातों का करना चाहिए। कौन कौन सी? कार्य, विश्राम और शयन। यानी कि तीनों में 8:8:8 का अनुपात होना चाहिए। समय का जो संतुलन है वो 3 बातों का मुख्य रूप से करना चाहिए: कार्य, विश्राम और शयन। कार्य में समय का संतुलन स्थापित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन कार्यों में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उनको उस समय करना चाहिए जबकि परिवार के अधिकतर सदस्य घर पर उपस्थित हो, अर्थात वही समय कार्य करने के लिए सर्वोत्तम होता है जिस समय कार्य के करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। इसी कड़ी में आ जाता है आगे अपना अत्यधिक कार्यभार। अत्यधिक कार्यभार मतलब पीक लोड। पीक लोड इसे शिखर समय भार भी कहते हैं, यानी कि जब गृहिणी का घर पे कार्य सबसे अधिक होता है या एक समय में जब उसे एक से अधिक कार्य एक साथ करने होती हैं। प्रत्येक परिवार में ऐसा समय आता है जब कार्य सबसे अधिक होता है। यह समय सुबह, दोपहर या शाम का भी हो सकता है। ज़्यादातर यह समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का होता है जब गृहिणी को अपने अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, नाश्ता खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े बर्तन आदि धोना। गृहिणी को समय की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि उसे एक समय में सारे कार्य ना करने पड़े, बल्कि पूरे दिन वो थोड़ा थोड़ा कार्य करती रहे। इसके लिए उसे चाहिए कि वह सदस्यों का सहयोग ले, कार्य की पहले से ही तैयारी कर ले, समय और शक्ति बचाने के उपकरणों का प्रयोग करे, जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन इत्यादि भारी कार्यों के बाद वो उस कार्य को हल्का करे। इसी तरीके से महीने में या वर्ष में भी शिखर समय भार आता है। जैसे महीने में जिस दिन राशन लाते हैं या साल भर में हम घर की पुताई करवाते हैं या फिर शरबत हो गया, अचार, पापड़ आदि बनाते हैं, तो ऐसे समय में गृहिणी को चाहिए कि वो सदस्यों का सहयोग ले। गृहिणी को प्रतिदिन के, सप्ताह के, माह के और वर्ष के इस पीक लोड की योजना बना लेनी चाहिए ताकि प्रतिदिन कार्य समान रहे और किसी एक विशेष दिन उसका जो शेड्यूल है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। कार्यों में भी समय और शक्ति का विभाजन करते रहना चाहिए। भारी कार्यों का लगातार एक ही क्रम ना चलता रहे।
भारी कार्य करने के बाद हल्का काम, फिर भारी काम, हल्का काम, इस तरीके से करना चाहिए, जिससे कि शारीरिक और मानसिक जो थकावट है वो भी महसूस ना हो। अब आता है इसी कड़ी में कार्य वक्र या व्रत, वर्क कर्व। प्रत्येक जो गृहिणी है वो क्या करती है, कार्य करने की उसकी जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कार्य वक्र क्या होता है, वह वक्र है जो किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि कार्यवक्र देखते ही हम ये जान जाते हैं कि गृहिणी के पास जब कार्य की अधिकता होती है तब, और कब तो अधिकता होती है और कब उसका जो कार्यभार होता है वो कम हो जाता है। पूरे दिन में जैसे सुबह के समय बहुत अधिक होता है और दोपहर में कम, शाम आते आते और हो जाता है। जो सुबह जो गृहिणी कार्य स्फूर्ति से और अधिक करती है, दोपहर को उसकी जो कार्य क्षमता है वो घट जाती है और शाम को फिर बढ़ जाती है, और अंत में शाम के कार्य के बाद उसकी जो कार्य क्षमता है वो शून्य हो जाती है। कार्य वक्र बनाने से गृहिणी अपने कार्यों का विभाजन कर सकती है। गृहिणी में कार्य क्षमता की कमी हो तब हल्के कार्य, और जब उसकी शक्ति और स्फूर्ति अधिक हो तब भारी कार्य करने चाहिए। भारी कार्य के बाद हल्का कार्य, नीरस कार्य के बाद रुचिकर कार्य करने से वर्क एफिशिएंसी, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अब इसी अगर हम कार्यभार को अगर हम देखते हैं तो इसकी कई सारी स्टेजेस आ जाती हैं, जैसे कि प्रथम स्टेज होती है, द्वितीय, तृतीय। देखिए, प्रथम जो स्टेज होती है उसमें परिवार में जब नव विवाहित पति पत्नी होती हैं, गृहिणी का कार्यभार हल्का होने के कारण समय व्यवस्थापन की समस्या नहीं आती। दूसरी स्टेज में जब बच्चे गृहिणी हो जाते हैं तो गृहिणी का कार्यभार अधिक हो जाता है, क्योंकि उसको बच्चों के लालन पालन को करने में उसको पूरा दिन लगे रहना पड़ता है। छोटे उम्र के बच्चों के साथ उसे अपना 20 घंटे भी व्यतीत करने पड़ते हैं। तीसरी जो स्टेज आती है उसमें बच्चे बड़े होकर परिवार की जिम्मेदारियां समझते हैं और आत्मनिर्भर होकर घर छोड़ना शुरू कर देते हैं। विवाह, नौकरी, पढ़ाई आदि के लिए इस अवस्था में गृहिणी का कार्यभार हल्का हो जाता है। और जो चौथी अवस्था होती है वो आती है रिटायरमेंट, जिसमें पति पत्नी के सारे उत्तरदायित्व पूरे हो जाते हैं और बच्चे अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। इस अवस्था में कार्यभार भी कम हो जाता है। अब वह अपनी इच्छा अनुसार समय का प्रयोग और सामाजिक जो कार्य है उसको भी वो कर सकती हैं। अब इसी कड़ी में आता है लास्ट में समय का क्रम। समय जो क्रम होता है उसका अर्थ है दैनिक कार्यों को क्रम से करना, यानी कि कार्यों का ऐसा सीक्वेंस देना जब कार्य अपने निर्धारित समय पर संपन्न हो जाए। कार्य का क्रम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कार्य दिया जा रहा है वह सदस्य उस समय उपलब्ध हो। कार्यों का आपसी संबंध ध्यान में रखना चाहिए। कार्यों में एक ही उपकरण की आवश्यकता होती है, उन्हें एक साथ करना चाहिए। जो कार्य घर के किसी विशेष भाग में करने हो उन्हें एक ही क्रम से करना चाहिए, जिससे समय और शक्ति की बचत हो। कार्यों को क्रम देते समय नीरस के बाद रुचिकर कार्य, भारी के बाद हल्के कार्य और मानसिक कार्य के बाद शारीरिक कार्य करने चाहिए। फिर इसी कड़ी में हमारी जो लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है विश्राम काल, यानी कि रेस्टिंग पीरियड। दिन भर शारीरिक और मानसिक कार्य करने के बाद थकान उत्पन्न हो जाती है और इस थकान को दूर करने के लिए हर व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी कार्य क्षमता फिर से पहले जैसी हो जाए। विश्राम अवधि वह समय होता है जिसको व्यतीत करने से प्रत्येक व्यक्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। विश्राम काल का अर्थ होता है थकावट दूर करना, यानी कि कार्य करने के बाद आराम से बैठना, लेटना और कार्य में परिवर्तन करना, जैसे शारीरिक कार्य के बाद मानसिक कार्य करना आदि, जिससे शरीर को आराम मिले।
विश्राम अवधि उस समय में होनी चाहिए जब मनुष्य की कार्य क्षमता शिखर पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर उसे उस समय विश्राम नहीं दिया गया तो कार्य उत्पादक क्षमता में कमी आने लगती है, और अगर उसे विश्राम मिल जाएगा तो उसमें स्फूर्ति आ जाएगी और वो व्यक्ति फिर से दोबारा कार्य करने लगेगा। तो ये जितनी भी मैंने आज आपको बातें बताई हैं, ये क्या हैं, समय व्यवस्थापन के साधन हैं, यानी कि टाइम कोस्ट, समय का मूल्य, समय मानक, टाइम पैटर्न, बैलेंस ऑफ टाइम, टाइप ऑफ वर्क और पीक लोड, वर्क कर्व यानी कि अपना कार्य का वक्र, और फिर समय का क्रम, टाइम का पैटर्न, और लास्ट में हमारा आता है रेस्ट पीरियड यानी कि विश्राम काल। ये सभी समय व्यवस्थापन के मानक हैं। मैंने आपको ग्रुप में नोट्स भी भेज दिए हैं, आप अपनी कॉपी में इन सब नोट्स को बनाएं और मेरे इस वीडियो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।